हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज के लेक्चर नंबर 3 के अंदर चैप्टर नंबर 7 का हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है 7.2 फोटोसिंथेसिस। इससे पहले हमने जितना भी था स्टार्टिंग इसका इंट्रोडक्शन और फिर एनर्जी करेंसी वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है एटीपी के बारे में। तो आज की टॉपिक हमारा फोटोसिंथेसिस के ऊपर है, जिसको सुपरफिशियली हम पहले भी चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसको डीप के अंदर डिस्कस करेंगे किस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का हो रहा होता है, आज हम वो देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक हमारे पास बेसिक प्रोसेस है, फंडामेंटल प्रोसेस है। इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करवाया जाता है। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो हमें कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर ऑक्सीजन जो है वो मिलेगी। अब वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और वो ऑक्सीजन यूज़ कौन करेगा? उसको यूज़ करने वाले बायो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो होंगे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिसने बनाई है वो प्रोडक्ट, ठीक है, जिस ऑर्गेनिज़म के अंदर वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है वही उसको यूज़ करेगा, बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज़म्स भी उसको यूज़ करेंगे। सो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है ऐसे ऑर्गेनिज़म्स के अंदर हो रहा होता है जिनके अंदर एक क्लोरोफिल मौजूद होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास प्लांट्स हैं, एल्गी हैं और कुछ प्रोटोजोन्स और कुछ बैक्टीरियाज़ वगैरह हैं, उनके अंदर क्या होता है, हमारे पास क्लोरोफिल मौजूद होती है। तो उस क्लोरोफिल को क्या होता है, उस क्लोरोफिल की वजह से उसके प्रेजेंस के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज़म जिसके अंदर कुछ प्लांट्स, एल्गी, कुछ हमारे पास बैक्टीरियाज़ एंड प्रोटोजोन्स इसके अंदर आ जाते हैं, ये सब मिलकर क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करवाएंगे, जो कि सारे ऑर्गेनिज़म्स यूज़ करेंगे। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स यूज़ करेंगे। सो प्लांट क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी के साथ रिएक्ट करते हैं। कौन सी, किसकी मौजूदगी में? क्लोरोफिल की मौजूदगी में। फिर वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देते हैं। ये आपको चीज़ ऐसे समझ नहीं आई होगी। आगे नेक्स्ट पेज पे इसका केमिकल जो इक्वेशन है वो भी लिखी हुई है, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़े से अपने वर्ड्स में अंदर समझाती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखें, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो कि क्लोरोफिल की मौजूदगी के अंदर उन ऑर्गेनिजम्स के पास हो रहा है, मतलब कि सनलाइट की मौजूदगी के अंदर, यानी कि सूरज की रोशनी के अंदर या उसकी मौजूदगी में, उसकी प्रेजेंस में उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद है। एक पॉइंट आपने ये याद रखना है कि क्लोरोफिल वो प्रोसेस है जो कि सनलाइट की मौजूदगी में उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद है। ठीक है, इतनी समझ आ गई बात। अब आगे देखें। अब क्लोरोफिल क्या है, हमारे पास एक पिगमेंट है जो कि प्लांट्स को, प्रोटोजोन्स को, एल्गी को, बैक्टीरियाज को ग्रीन कलर दे रही होती है। ठीक है, ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है। अब आपने ये समझना है कि हमने क्या करना है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करवाकर हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाना है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बनानी है। तो जब हम कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ पहले से थोड़ी सी चीज़ें डालेंगे तभी तो कोई और सी चीज़ प्रोड्यूस होगी। तो जो पहले हमें चीज़ें डालनी है, जो जिससे प्लांट्स, प्रोटोजोन्स, एल्गी, मतलब ये सारे ऑर्गेनिजम्स, क्लोरोफिलिक ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, ये सब क्या करेंगे, पहले एक चीज़ को यूटिलाइज़ करेंगे। फिर सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल पिगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन को क्या करवाएंगे, प्रोड्यूस करवाएंगे। तो जो चीज़ इनको रिक्वायर्ड है ये प्रोसेस करवाने के लिए वो है एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, सनलाइट की मौजूदगी में ऐसे ऑर्गेनिज़म जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होगी वो क्या करेंगे, ग्लूकोज को बनाएंगे। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करवाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मैंने इसको बहुत तोड़ तोड़ के डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे आपने इसको देख लेना है, केमिकल इक्वेशन के थ्रू देख लेना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिला, प्लस शो कर रहा है एक मिला। ठीक है, अगर आप लोग केमिस्ट्री साथ साथ पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि इक्वेशन में जब भी जहाँ जहाँ प्लस आता है तो वो चीज़ ऐड हो जाती है। ठीक है,
फिर एरो के, अब मैं आपको एक और चीज़ समझा देती हूँ, थोड़ी सी केमिस्ट्री की है ये भी। जितनी भी चीज़ें एरो के बाद हैं, जैसे कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये हमारी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो हमने चीज़ बनाई है, ठीक है, ये प्रोड्यूस करवाई है हमने चीज़। लेकिन जो चीज़ एरो से पहले है, ठीक है, ये इस तरह से एरो बना हुआ है ना हमारा, जो चीज़ एरो से पहले है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये चीज़ हमने डाली है, इन दोनों का रिएक्शन करवाया, ये दोनों आपस में रिएक्ट हुई हैं, तभी ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई हैं। फिर आपको दिख रहा होगा कि एरो के ऊपर भी लाइट लिखा हुआ है, नीचे क्लोरोफिल लिखा हुआ है, तो ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब सनलाइट इन क्लोरोफिलिक प्लांट्स के ऊपर पड़ी है, तो ये जो क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट है, इसने ये चीज़ बनाई है। लेकिन किसके बनने की वजह से मिली है हमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की, ठीक है। अब यहाँ पे तो सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, वाटर लिखा है, ग्लूकोज लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, नीचे मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर लिखा है, नेम नहीं लिखे हैं। देख 6CO2 ये जो CO2 इस तरह से लिखा हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसके आगे यहाँ 6 लगा हुआ है, तो मतलब कि 6 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। इसी तरह से वाटर हमारे पास, ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो हमने 6 ही मॉलिक्यूल्स क्या लिए हैं, वाटर के लिए हैं, 6 ही कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, बीच में हमने प्लस लगा दिया है। फिर वही एरो आ गया है, जो कि लाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिलिक ऑर्गेनिजम्स क्या करवा रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो जितने मॉलिक्यूल्स हमने कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के लिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के लिए हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऑक्सीजन के प्रोड्यूस हुए हैं। मतलब ये हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इसके आगे 6 लग गया, तो ये 6O2 मतलब कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के प्रोड्यूस हुए हैं, और एक मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लूकोज का प्रोड्यूस हुआ है, जो कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज का फार्मूला हमारे पास क्या है, C6H12O6, ठीक है। इसके आगे कोई भी 1 2 3 कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये एक है, ठीक है। अब मैं इसको सारे को रिमूव कर देती हूँ। क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल। तो प्लांट्स के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पर एक ग्रीन पिगमेंट पाई जाती है, जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। इसका काम होता है कि ये क्या करती है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है हमारे पास, ठीक है, स्पेसिफिक इसका जो पार्ट है, ठीक है, इट कैप्चर्स अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ विजिबल लाइट ओनली, यानी कि जितनी भी सनलाइट से विजिबल लाइट आ रही होती है, उसका एक स्पेसिफिक हिस्सा ही एब्जॉर्ब कर लेती है, कैप्चर कर लेती है। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ रिएक्टेंट, इसलिए ये खुद प्रोडक्ट में रिएक्टेंट के तौर पे यूज़ नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हमने जो है वो क्लोरोफिल या फिर लाइट को ऐसे ले लिया है, बल्कि वो क्या करवा रही है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही है, हमारे पास एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प कर रही है, जो कि रिएक्शन को चलाने के लिए हमें रिक्वायर्ड है। तो खुद यूज़ नहीं हो रही है, बल्कि रिएक्शन को करवाने में हेल्प आउट कर रही है, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ रिएक्टेंट, ये खुद रिएक्टेंट नहीं है, बट एब्जॉर्ब कर रही है एनर्जी ताकि रिएक्शन चल सके। अदर वर्ड से हम इसको ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर लाइट एनर्जी को, यानी कि सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। केमिकल एनर्जी क्यों? क्योंकि हमने क्या करवाया, इससे केमिकल रिएक्शन करवा के इससे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करवाएं, जैसे कि ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। सो द फंडामेंटल मॉलिक्यूल जो कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्रोड्यूस होता है, वो एक सिंपल शुगर है, जिसे ग्लूकोज कहा जाता है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज यूटिलाइजेज इन मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स टू प्रोड्यूस सेकेंडरी प्रोडक्ट लाइक स्टार्च एंड अदर पॉलीसेकेराइड्स। तो अब क्या करता है, जब ये ग्लूकोज बन जाता है तो प्लांट क्या करता है, अपने डिफरेंट उसके अंदर केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उनके अंदर उसको यूटिलाइज़ करता है, यूज़ करता है, और फिर उन केमिकल प्रोसेस को करते हुए एक सेकेंडरी प्रोडक्ट, ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्ट जनरेट करता है, बनाता है, जैसे कि स्टार्च। तो हमारे पास ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे पास क्या होती हैं, काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, मेजर तीन टाइप्स होती हैं, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो स्टार्च हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स में आ जाती है। सेकेराइड का मतलब होता है सेक्रीन, ठीक है, शुगर। और जो पॉली होता है, पॉली का मीन्स होता है मैनी, मतलब कि इसके अंदर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो स्टार्च जो है वो हमारे पास ग्लूकोज की
बड़ी वाली फॉर्म है। जैसे हमारे पास अमाइनो एसिड एक छोटी फॉर्म थी, वो मिल मिलकर प्रोटीन बना रहे थे, इसी तरह से छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलकर स्टार्च बनाते हैं। ठीक है। सो प्लांट्स ऑल्सो यूज़ कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये प्लांट्स खुद यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि वो फैट, प्रोटीन और दूसरे जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको बना सकें, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड वगैरह। ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है, वो रेस्पिरेशन के अंदर भी यूज़ होता है एज रिएक्टेंट। मतलब कि जैसे यहाँ पर हमने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्टेंट के तौर पे रखा है और प्रोड्यूस हमने ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज करवाया है, तो इसका कंप्लीट अपोजिट प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन जाएगा, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाएगा, यानी कि ग्लूकोज रिएक्टेंट के तौर पर यूज़ होगा रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बता देती हूँ। हमारे पास प्लांट्स के अंदर दो प्रोसेस हो रहे होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेसिस, एक रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जो कि हम सारा अभी डिस्कस कर चुके हैं, और ये डे टाइम में होता है, क्योंकि सनलाइट कब होती है? दिन में होती है। तो क्या होता है प्लांट्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? ये इन्वायरमेंट में जा रही है। तभी कहते हैं दिन के टाइम पे आपने क्या करना है, पौधों के इर्द गिर्द रहना है सुबह के टाइम में, क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे होते हैं। और हम जो इंसान होते हैं वो क्या करते हैं? इसी को इनहेल करते हैं। तो फ्रेश ऑक्सीजन हमें मिलती है, इसलिए हमारी जो लंग्स की डिजीज़ वगैरह होती हैं उनके होने के चांसेस कम होते हैं। इसी तरह से रात के टाइम पे कहते हैं कि पौधों के सामने या उनके इर्द गिर्द नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एक प्रोसेस हो रहा होता है जिसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। उस रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन जाएगा, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाएगा। यानी कि वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को यूज़ करेगा, ग्लूकोज को यूज़ करेगा और प्रोड्यूस क्या करवाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? तब वो बाहर निकालेगा, यानी कि रात के टाइम पे जब रेस्पिरेशन का प्लांट के अंदर प्रोसेस होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। लेकिन आपको क्या ज़रूरत है? ऑक्सीजन की। आप दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे, हर टाइम पे आप ऑक्सीजन को ही इनहेल करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को ही निकालते हो। तो जब आपके इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ही की कमी हो जाएगी, प्लांट्स क्योंकि वो ऑक्सीजन निकाल ही नहीं रहे, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंस था जो कि हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास मिले और उन्होंने क्या किया? ग्लूकोज को प्रोड्यूस किया। अब इस ग्लूकोज के ज़रिए हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें बन रही हैं, जैसे कि फ़ैट हो गए, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गई, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड हो गई। ये कैसे बन रहे हैं? नाइट्रेट एंड फॉस्फेट से बन रहे हैं। अमाइनो एसिड कैसे बनी? नाइट्रेट से बनी। इसी तरह से हमने क्या किया है? स्टोरेज ऑर्गन्स बनाए, जैसे कि सीड फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स वगैरह। ठीक है। ये सक्रोज ने बनाए। ये हमारे पास सक्रोज जो है वो ऑलिगोसैकेराइड की टाइप होती है। मैंने आपसे कहा ना 3 टाइप्स होती है, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज आ जाते हैं, ऑलिगोसैकेराइड में सक्रोज आ जाता है। और ऑलिगो का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर। ठीक है। और पॉलीसैकेराइड के अंदर 2 से ज़्यादा, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा और भी आ सकते हैं, तो वो उसमें अंदर हमारे पास स्टार्च आ जाता है। इसी तरह से अगर ग्लूकोज और इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा तो वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेगा और एनर्जी की एक्टिविटीज़ होंगी। इसी तरह से ग्लूकोज क्या करेगा? स्टार्च बनाएगा। जब उसके पास काफ़ी अमाउंट में ग्लूकोज जमा हो जाएगा, डे टाइम में एक्सेस हो जाएगा, नाइट में लो हो जाएगा, तो वो स्टार्च बनाना शुरू कर देगा। तो ये सिंपल सा हमारे पास क्या थी? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन फोटोसिंथेसिस। इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि सब के सब जितनी भी ये सारी की सारी फैट हैं जो कि हमें स्टोरेज में हेल्प आउट करते हैं, प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, प्रोटीन्स हमारी बन रही हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बन रही हैं, स्टोरेज ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेशन है, स्टार्च है, ये जो कि सारा एनर्जी के लिए हमारा काम कर रही हैं प्लांट्स के अंदर, ये सारे के सारे क्या हैं? फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड है। जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होंगी तो ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होंगी। ठीक है। जब तक ये सारी फोटोसिंथेसिस होगी तो ये सब के सब प्रोड्यूस होंगी। ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अब आ जाते हैं आगे। सो प्लांट्स आर नॉट ओनली ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स ऑन फोटोसिंथेसिस। सिर्फ प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड नहीं करते हैं, बट ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हेट्रोट्रॉफिक हैं, जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो भी फोटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लाइट की हेल्प से क्या बना रहे होते हैं? फूड बना रहे होते हैं, यानी कि प्लांट्स वगैरह। सो दीज ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? यूटिलाइज़ करते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स
उन्होंने बना के दिए हैं, यानी कि जो प्लांट्स ने आपको मॉलिक्यूल्स बना के दिए हैं वो एनिमल्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फूड मॉलिक्यूल्स के तौर पर। फॉर एग्जांपल इफ़ एन एनिमल इज़ हर्बीवोरस, ठीक है, एक एनिमल है वो हर्बीवोरस है, यानी कि वो क्या करता है, ग्रीन चीज़ें खाता है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली जाएगा और प्लांट को खा लेगा, ठीक है। अब कोई एनिमल है वो कार्निवोरस है, ठीक है, जैसे हमारे पास लॉयन वगैरह होता है, वो क्या करेगा, उस एनिमल को खा लेगा, जैसे कि गॉट वगैरह। और गॉट क्या खाती है, खुद वो खाती है घास वगैरह। घास क्या है, प्लांट्स हैं। तो अब क्या हुआ, दीज फीडिंग सीक्वेंसेज एंड रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड फूड चेन्स, इनको हम फूड चेन्स कहते हैं। प्लांट ने क्या किया, फूड खुद प्रिपेयर किया अपने लिए, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। तो क्या उसने अपना फूड अकेले खुद खाया, सिर्फ खुद अपने केमिकल प्रोसेसेस के लिए यूज़ किया, नहीं, उसी फूड को उन ऑर्गेनिजम्स ने भी खाया जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे। जैसे कि क्या हुआ कि एक बकरी आई, उसने क्या किया, उस प्लांट को खा लिया, ठीक है, एज ए ग्रास या फिर ग्रीन, क्योंकि वो हर्बीवोरस होते हैं तो उन्होंने खा लिया। फिर एक लॉयन आया, ठीक है, उस लॉयन ने क्या किया, आके खा लिया उस बकरी को, ठीक है। अब वो क्या है, हमारे पास कार्निवोरस था इसलिए, तो अब वो एनर्जी प्लांट से आई गॉट में, गॉट से आई लॉयन में, तो इस तरह से एनर्जी क्या हुई, ट्रांसफ़र हुई, ठीक है, ज़ाया नहीं हुई है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, एनर्जी ज़ाया नहीं होती है, ट्रांसमिट हो रही होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसे हम कहते हैं फूड चेन। सो ऑन द अदर हैंड फोटोसिंथेसिस इज़ द ओनली प्रोसेस विच प्रोड्यूस फ्री ऑक्सीजन बाय स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल। वाहिद वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जिसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है और फ्री ऑक्सीजन बनती है। ये ऑर्गेनिज्म सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स रेस्पायरेशन के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और एनर्जी को मेटाबॉलिज्म्स के लिए प्रोड्यूस करवाते हैं। ऑक्सीजन अगर नहीं होगी ऑर्गेनिजम्स के पास तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, सबके सब मर जाएंगे। इसलिए फोटोसिंथेसिस की जो क्वांटिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की एंड ऑक्सीजन की, वो क्या होती है, नेचर ने क्या की हुई है, प्लांट्स के थ्रू मेंटेन की हुई है, बैलेंस की हुई है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स क्या करते हैं, फिक्स करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आप एक्सहेल कर रहे हैं उसको वो लेते हैं इन्वायरमेंट से, जो कि ह्यूमन बींग्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स क्या करते हैं, उसको एक्सहेल करते हैं, प्लांट्स उसको ले लेते हैं और ऑक्सीजन बना के दे देते हैं और एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, जिसको आप इनहेल कर लेते हैं। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब हीट ऑफ सन। तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास ये भी प्रॉपर्टी है कि वो सन में से क्या करता है, जितनी भी हीट होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर इफ़ इट्स क्वांटिटी इंक्रीजेज इन इन्वायरमेंट, अगर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए इन्वायरमेंट के अंदर तो क्या होता है, जो हमारे पास टेम्परेचर होता है इन्वायरमेंट का वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया के अंदर प्लांट्स कम हो गए हैं, तो प्लांट्स कम होने की वजह से क्या होगा कि प्लांट्स नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा। कम है का प्लांट्स तो कम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, तो मतलब कि इन्वायरमेंट से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे ही नहीं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे ही नहीं तो वो इन्वायरमेंट में ही पड़ी रहेगी, ना ही वो खुद ऑक्सीजन आपको रिलीज़ करके देंगे, तो आप कैसे अच्छी ऑक्सीजन इनहेल करेंगे। इस वजह से क्या होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स नहीं ले रहे, ऑक्सीजन बना के नहीं दे रहे, तो इस प्रोसेस की वजह से क्या होगा, इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। उस टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के नतीजे में आप जैसे कि आजकल देख रहे हैं डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पौधे जंगलात सब काट दिए गए हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो इस कंडीशन को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो फोटोसिंथेसिस क्या करती है, क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इन्वायरमेंट के अंदर है उसको मेंटेन करती है, इनडायरेक्टली कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। मतलब कि वो इनडायरेक्टली क्या कर रही है, जितना भी हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को खुद ले रही है, आपको ऑक्सीजन दे रही है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, टेम्परेचर मेंटेन रह रहा है। अब अगर वो लेगी ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बना के ही नहीं देगी, तो टेम्परेचर भी ख़राब हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि आजकल का दौर है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा।
अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। कम से कम 3 फ्रेंड्स के साथ आपको वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना है आपने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि लेक्चर नंबर 4 होगा हमारे पास चैप्टर नंबर 7 का, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरह से क्लोरोप्लास्ट लाइट को ट्रैप करती है, कौन कौन से ऑर्गेनेलिज उसकी स्टोरेज के लिए इन्वॉल्व होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए आपको जल्दी से इस लेक्चर को कंप्लीट करना होगा। बुक से आपको रीडिंग करनी होगी ताकि आज का आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर अच्छे से सुन सकें। अपना आप लोगों को बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। अल्लाह हाफिज़।